तो वंस अगेन वी आर एट अ पॉइंट जब हमें अपनी प्रिपरेशन को प्रीलिम्स की तरफ ओरिएंट करना स्टार्ट करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द प्रिपरेशन फॉर प्रीलिम्स दिस ईयर इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्या करें कि इस बार हम मेंस लिखें। इनफैक्ट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम ऐसा क्या ना करें। व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर देयर दैट वी हैव टू अवॉइड टू मेक श्योर दैट वी आर राइटिंग मेंस दिस ईयर। हेलो एंड वेलकम टू स्मार्ट वर्क लैब्स। माय नेम इज अनुपम। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्रीलिम्स प्रिपरेशन किस तरह आप करें, किस टाइप की गलतियां लोग करते हैं जिसको आप इग्नोर करें या अवॉइड करें, सो दैट वी गेट टू क्लियर प्रीलिम्स दिस ईयर इन 2025 इटसेल्फ एंड वी राइट मेंस दिस ईयर। तो सबसे पहले द रीजन व्हाई यू गेट स्टक इज पुअर प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग। इंपॉर्टेंट है ये समझना कि हम एक प्लान हम नहीं बनाते हैं, हमें किस तरह क्या सब्जेक्ट करना है, कौन सी बुक से क्या सब्जेक्ट करना है, कब कौन सा सब्जेक्ट करना है और किस सब्जेक्ट को हमें कितना टाइम प्रोवाइड करना है। अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन द मार्केट, लॉट ऑफ पीपल टेल लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप एक बुक पढ़ रहे होते हैं, अचानक से आपका फ्रेंड या कोई यूट्यूब पे वीडियो आप देखेंगे जिसमें बताएंगे कि यार ये वाली बुक पढ़ो इस सब्जेक्ट के लिए, बिकॉज इस बुक से ये देखो क्वेश्चन आए थे। तो यू स्टॉप रीडिंग योर बुक दैट यू वर रीडिंग एंड यू स्टार्ट पिकिंग अप द न्यू बुक। और कोई आपका दोस्त आके बोल दे, अरे यार तू अभी तक पॉलिटी कर रहा है, इकोनॉमिक्स से देख कितने सारे क्वेश्चन आए थे, इट इज इंपॉर्टेंट कि हम इकोनॉमिक्स पहले करें। सो हम पॉलिटी को बीच में छोड़ के इकोनॉमिक्स करने लग जाते हैं, या हम इकोनॉमिक्स को बीच में छोड़ के हिस्ट्री करने लग जाते हैं। तो दिस हैपेंस ऑल द टाइम। At the same time, sometimes we give too much time for a particular subject, जो सब्जेक्ट हमें शायद 15-20 दिन में कर लेना चाहिए, हम उसमें 1.5 month लगा देते हैं, just because some people said कि यार इससे कोई गलत ना हो क्वेश्चन, तो make sure that you have a perfection in this particular subject। तो हम उसमें 1, 2, 3, 4 जितनी बुक मिल सकती है हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। लक्ष्मीकांत भी पढ़ लो, डी बासु भी पढ़ लो, सुभाष कश्यप भी पढ़ लो, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट टू नो अवेल इन द एंड, बिकॉज इतना सारा पढ़ने के बाद रिवाइज करने का टाइम नहीं मिल पाता है, राइट। सो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, कौन सी बुक पढ़नी है, कब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट को पहले प्रायोरिटाइज करना है, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकेंड प्रॉब्लम, ओवर एम्फेसिस ऑन सर्टेन एरियाज, राइट। सबसे पहले अगर हम मॉक की या टेस्ट सीरीज की बात करें, बहुत ज्यादा ही एम्फेसिस करने लगे हैं हम टेस्ट सीरीज पे। हमें बहुत सारे लोगों ने आपको बताया होगा या आपने सुना होगा कि मैंने 100 टेस्ट लगाए, मैंने 150 मार्क्स लगाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बट स्टिल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, राइट। Why? Because probably this is the exact reason why उनको सिलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? Because there is no point of doing so many tests or taking so many tests अगर आप उस टेस्ट को रिविजिट ना कर पाए, अगर आप उस टेस्ट को रिवाइज ना कर पाए, अपनी गलतियां ना समझ पाए, राइट। अगर आप समझ के टेस्ट लिख रहे हैं, अच्छे से पढ़ के टेस्ट लिख रहे हैं, तो 30-40 टेस्ट भी मोर देन सफिशिएंट होते हैं। कुछ लोग 30-40 टेस्ट में भी निकाल लेते हैं, कुछ लोग 100 टेस्ट में भी नहीं निकाल पाते। तो ओवर एम्फेसिस ऑन टेस्ट सीरीज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज आपका अटेंशन डाइवर्ट हो जाता है, पढ़ने से ज्यादा आप टेस्ट सॉल्व करने में लग जाते हैं। अंडरस्टैंड, अगर आप 100 टेस्ट सॉल्व करेंगे, लेट्स से जनवरी से आप स्टार्ट करें, यू हैव प्रैक्टिकली 140 डेज, 150 डेज एट हैंड। तो 100 टेस्ट, 150 टेस्ट मतलब रोज एक टेस्ट देना है, 2 घंटे आप टेस्ट देंगे, फिर आप उसको एनालाइज करने के नाम पे आप उसका सोल्यूशन पढ़ेंगे 2-2.5 घंटे, राइट। फिर आप थक जाएंगे, तो आधा दिन तो आपका सिर्फ टेस्ट देने में निकल गया, ठीक है। उसके बाद पढ़ने का टाइम बहुत लिमिटेड रह जाता है। दिस इज द प्रॉब्लम। सेकंड, ओवर एम्फेसिस ऑन करंट अफेयर्स। अ लॉट ऑफ पीपल विल टेल यू कि यार करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पेपर करंट बेस्ड आता है, उसको करने की जरूरत है। गलत नहीं है टू सर्टेन एक्सटेंट, बट इट इज नॉट एज इंपॉर्टेंट एज फर्स्ट ऑफ ऑल मेकिंग अ कमांड ऑन योर स्टैटिक सब्जेक्ट। मोर देन 50 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप स्टैटिक बुक्स पे कमांड बनाएंगे तो आप बहुत आराम से हर साल के पेपर में कर पाएंगे। तो रनिंग बिहाइंड 10 डिफरेंट सोर्सेज फॉर करंट अफेयर्स, अलग अलग कोचिंग का मटेरियल उठाना, अलग अलग सोर्सेज पढ़ना, किसी ने ये बता दिया कि मिंट पढ़ लीजिए, किसी ने बोला बिजनेस स्टैंडर्ड भी पढ़ लो, किसी ने बोला टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ लो, हिंदू, पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस तो है ही। तो इन दिस प्रोसेस वंस अगेन यू एंड अप रीडिंग एवरीथिंग वंस बट नेवर बीइंग एबल टू रिवाइज एनीथिंग, तो वो ना याद रहता है और एग्जाम में फिर वो क्लैरिटी से आप सॉल्व भी नहीं कर पाते। देन इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्सेज या ओवर एम्फेसिस ऑफ सोर्सेज। एक बुक का जब तक एक सब्जेक्ट का अगर एक स्टैंडर्ड सोर्स है, फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत है, इट इज इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट ऑफ ऑल मेक अ गुड कमांड ऑन दैट बुक रादर देन फाइंडिंग न्यू बुक्स, जो अक्सर बच्चे करते हैं, स्पेशली परफेक्शन के को फॉलो करने के चक्कर में। जैसे मैंने अभी बोला कि लक्ष्मीकांत भी पढ़नी है, सुभाष कश्यप भी पढ़नी है, डीडी बसु भी पढ़नी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है। अगर आप सिर्फ लक्ष्मीकांत भी पढ़ लेते हैं पॉलिटी की और उसको 3 बार पढ़ लेते हैं रादर देन पिकिंग अप अ न्यू बुक, you will be in a position to solve 17 out of 18 questions या 18 out of 18 questions even, but अगर आप 3 बुक पढ़ेंगे, एक भी बुक रिवाइज नहीं कर पाएंगे, you may not be able to solve even half the questions in the exam because फिर हर ऑप्शन में डाउट होने लगता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज इग्नोरिंग CSAT।
nobody is new to this idea. हम 2022 तक CSAT को हमेशा एक सेकेंडरी पेपर की तरह ही लेके चले हैं. CSAT हमेशा ऐसा रहा है कि यार ठीक है आरसी कर लेंगे हो जाएगा, थोड़े बहुत मैथ्स के क्वेश्चन कर लेंगे, आरसी तो हो ही जाते हैं, 27 क्वेश्चंस आरसी के आने हैं, 20-22 तो हो ही जाएंगे उसमें से, राइट, और सिर्फ 66 चाहिए तो निकल जाएगा. बट 2023 वाज अ शॉकर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, राइट, क्योंकि 2023 में यूपीएससी ने सजेस्ट किया कि बॉस CSAT को लाइट नहीं ले सकते, और 2024 में जो लोग आरसी के भरोसे जाते थे उनको भी एक शॉकर मिला कि यार अब आरसी इतना एम्बिग्यूअस है कि ओवर रिलायंस ऑन वन टॉपिक आउट ऑफ द 3 इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस. तो CSAT को बहुत सिंसियरली बिगिनिंग ऑफ द प्रिपरेशन से ही टाइम देना स्टार्ट करना है ताकि आप आरसी, क्वांट और रीजनिंग में बैलेंस बना सकें. ठीक है. देन नेक्स्ट इज इग्नोरिंग पीवाईक्यू या मिस इंटरप्रेटिंग पीवाईक्यू, रादर आई शुड से. पीवाईक्यू का इंपॉर्टेंस बहुत है, सभी को पता है, बट उसका इंपॉर्टेंस क्या है शायद ये समझने में कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है. A lot of you start understanding PYQ from a standpoint of कि यार कौन सी ट्रिक यूज करनी है. देखो इसमें 5 में से 3 सही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, 4 में से 2 सही होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, या अगर क्वेश्चन में लेट्स से विजयनगर एम्पायर ऑप्शन है तो वही सही होता है. सो वी एंड अप फोकसिंग ऑन PYQ फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट, यार ट्रिक 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 खेलते हैं. दैट इज अ प्रॉब्लम. PYQ का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, नॉट टू अंडरस्टैंड द ट्रिक्स बट टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट एरियाज दैट यूपीएससी टेंड टू फोकस मोर ऑन. आपको ये इंश्योर करना है कि वो एरिया जो रिपीटेड है PYQs में, उसमें से अगर कोई क्वेश्चन फ्यूचर में आता है वो आई विल मेक श्योर कि वो मेरा गलत नहीं हो रहा है. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ. दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड हाउ द पेपर हैज टू बी डिजाइंड, हाउ द प्रिपरेशन हैज टू बी डिजाइंड अराउंड दैट पेपर डिजाइन. देन नेक्स्ट कम्स नो रिविजन स्ट्रैटेजी. ये एक्चुअली एक बाय प्रोडक्ट है ऊपर की सारी गलतियों का. हम बार बार इतना ज्यादा चीजें गलत करते रहते हैं, टाइम गलत कर देते हैं, शेड्यूलिंग गलत कर देते हैं, ओवर एम्फसाइज करते हैं चीजों पे, दैट वी आर नॉट लेफ्ट विद एनी टाइम फॉर आवर रिविजन. Most of the toppers you'll understand and you will see hearing saying that limited reading, repeated reading is the key rather than trying to read a lot of things and not being able to revise that. एक बुक को 4 बार पढ़ लो दोस्तों हर सब्जेक्ट की, आपके चांसेस ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे पेपर में सिलेक्ट होने का, rather than 4 बुक को सिर्फ एक बार पढ़ना या ढंग से एक बार भी ना पढ़ना. राइट. जब भी आप रिवीजन नहीं करते हैं प्रॉब्लम क्या होता है, हर एक ऑप्शन आपको लगता है कि यार ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, बिकॉज दैट क्लैरिटी ऑफ थॉट इज मिसिंग, जो आपको चीजें अच्छे से याद करके ही आएंगी. एंड देन इनकम्प्लीट टेस्ट एनालिसिस. टेस्ट का एनालिसिस जितना ज्यादा अंडररेटेड है हमारे यहाँ, राइट, उसका मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ उस बात को लेके, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम टेस्ट में सिर्फ मार्क्स देखते हैं, 100 नंबर आ गए भाई, मैं आई एम हैप्पी बिकॉज कट ऑफ तो 90 रहता है, बट वी डोंट अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि कट ऑफ 90 FLT का होता है, यूपीएससी की एग्जाम कंडीशन में होता है, ना कि एक सेक्शनल सब्जेक्ट का घर पे बैठ के. अगर आप पॉलिटी में, इकोनॉमिक्स में, हिस्ट्री में 110 मार्क्स लाके टेस्ट में घर में बैठ के खुश हैं, देन इट इज अ प्रॉब्लम दोस्तों. देयर इज नो रीजन कि आप पूरी बुक पढ़ के लक्ष्मीकांत की सिर्फ 50% क्वेश्चन ही सॉल्व कर पाए यहाँ बैठ के. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट. सो टेस्ट एनालिसिस के नाम पे हम लोग क्या करते हैं, हम अपने मार्क्स देख लेते हैं, हम देख लेते हैं हाउ मेनी क्वेश्चंस वी गॉट राइट, हाउ मेनी क्वेश्चंस वी गॉट रॉन्ग, एंड हम क्या देखते हैं, जो क्वेश्चन गलत हुए हैं उसका सोल्यूशन या तो याद कर लेते हैं या उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं, प्रोबेबली होपिंग कि आगे जाके रिवाइज करेंगे. दैट इज नॉट टेस्ट एनालिसिस. टेस्ट एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि मेरे 100 मार्क्स आए तो क्यों आए, क्या ये नॉलेज से आए या ये गेस वर्क था, इसमें कितने तुक्के मारे थे, कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो मैंने ये सोच के मारे थे ये तो आता है बट वो गलत हो गए, दैट मीन्स कहाँ कहाँ ओवर कॉन्फिडेंस है, और ऐसा क्या है कि अभी भी आधे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं आधे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कौन से वो एरियाज हैं जो मुझे रिवाइज करने की जरूरत है. राइट. अगर आप टेस्ट का एनालिसिस ठीक से करते हैं तो 100 से 120 एंड 140 एंड 150 भी स्कोर आना चाहिए. देयर इज नो रीजन टू नॉट थिंक यार पॉलिटी में लक्ष्मीकांत अगर रट ली है तो पॉलिटी के टेस्ट में 75% क्वेश्चन भी मैं सही ना कर पाऊं. तो दैट हैज टू बी फिक्स्ड, और वो तभी फिक्स होगा जब आप टेस्ट का एनालिसिस ठीक से करेंगे. देन देयर आर सम अदर रीजंस. एक तो एग्जाम एनवायरनमेंट हमें नहीं मिल पाता है और एग्जाम में जाके हम शायद उस एनवायरनमेंट को फोकस नहीं कर पाते हैं. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब एक टेंडेंसी हो गई है कन्वीनियंस को प्रेफरेंस देना ओवर एक्चुअल प्रोसेस को. तो हम टेस्ट देते रहते हैं जहां हमारा मन करता है, हम लाइब्रेरी में बैठ के टेस्ट दे रहे हैं, राइट, क्योंकि हम कन्वीनियंसली काम करना चाहते हैं, सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल. हम कभी भी रात को बैठ के 2 बजे टेस्ट दे रहे हैं, कभी हम आधा टेस्ट सुबह दे रहे हैं, आधा टेस्ट शाम को दे रहे हैं. तो वो एग्जाम एनवायरनमेंट डेफिनेटली कहीं ना कहीं मिसिंग हो गया है.
इट इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि टेस्ट को हम टेस्ट एनवायरनमेंट में दें, टेस्ट को हम एज एन एग्जाम दें, टू बी एबल टू गेट यूज टू ऑफ दैट फीलिंग कि हाँ यार 2 घंटे ऐसे एक जगह टिक के एग्जाम फीलिंग में बैठना होगा और वहां मेरी परफॉर्मेंस कैसी है उसको चेक करना। देन ओवर एस्टिमेटिंग एग्जाम डिफिकल्टी या एक फियर ऑफ द एग्जाम क्रिएट कर लेना, ये दोनों थोड़ा सा लिंक्ड है। एग्जाम सिर्फ क्योंकि यूपीएससी ने बनाया है, यूपीएससी सिविल सर्विस का एग्जाम है और अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जो जनरल पब्लिक है उसमें यही रहता है कि भाई दुनिया का सबसे डिफिकल्ट एग्जाम है, बिल्कुल डिफिकल्ट है। बट क्या वो एक्चुअली डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, या वो डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि सिलेक्शन रेट बहुत कम है? तो पेपर ऑनेस्टली इतना डिफिकल्ट नहीं है। देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड बुक्स जो हम पढ़ते हैं, वो सबको पता भी है, लक्ष्मीकांत हुई, एनसीईआरटी हुई, जीसी लियोंग हुई, स्पेक्ट्रम हुई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप उन बुक्स पे कमांड बना लें क्योंकि जितने लोग भी सेलेक्ट होते हैं वही बुक्स पढ़ के आराम से 100 प्लस स्कोर ले आते हैं। तो पेपर एक्चुअली इतना डिफिकल्ट नहीं है, तैयारी का तरीका गलत है, नंबर 1। और क्योंकि 1-2 बार फेल हो गए हैं, 3 बार फेल हो गए हैं और आपके आसपास इतना सारा फेलियर है, ये सब देख देख के आपको एक डर बैठ जाता है आपके अंदर इस एग्जाम को लेके कि ये शायद एग्जाम निकल ही नहीं सकता मेरे से। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट वी सी, राइट। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल हो गई है एक अकाउंटेबिलिटी मिस करना, ठीक है। ये सब प्लान में गड़बड़ होना, नई नई बुक्स पढ़ना, बार बार टेस्ट को एनालाइज ना करना, टेस्ट को टाइम पे ना देना, टेस्ट को ठीक से ना देना, राइट, रिवाइज ना करना, ये एक मैनिफेस्टेशन है कि कोई देख नहीं रहा है। हम सब एडल्ट हैं, हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये प्रिपरेशन अपने लिए कर रहे हैं, और जब हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम सिंसियरली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है, बट नॉट solely because of your fault. There are so many distractions, there is so much information overload, जिसकी वजह से आप एक सही पैटर्न या सही प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कभी फ्रस्ट्रेट होके या कभी परेशान होके छोड़ देते हैं, राइट। यहाँ पे एक अकाउंटेबिलिटी, एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी स्पेशली का रोल रहता है। बचपन में हम पढ़ लेते थे क्योंकि डर होता था कि यार माँ बाप देख रहे हैं, इस प्रिपरेशन में नहीं कोई देख रहा है, क्योंकि इन दी एंड अगर एग्जाम नहीं भी क्लियर हो रहा है तो ये बोल के छोड़ ही सकते हैं कि यार बहुत डिफिकल्ट है, एक बार में नहीं निकलता है। तो वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना शायद बहुत जरूरी हो गया है, स्पेशली इन द प्रेजेंट टाइम एंड डे वेयर इन देयर आर लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू व्हिच मे स्टॉप यू फ्रॉम परस्यूइंग योर गोल, ठीक है। बाकी लोग क्या ऐसा सही कर रहे हैं जो वो सेलेक्ट हो जाते हैं और शायद आप नहीं हो पाते हैं? तो नंबर 1, गेटिंग द बेसिक्स राइट्स, नो मैटर व्हाट हैपेंड, राइट। दे नेवर गेट स्टैटिक का क्वेश्चन रॉन्ग, दे नेवर गेट स्टैटिक का क्वेश्चन रॉन्ग। रीजन बीइंग कि स्टैटिक पे कमांड वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, लिमिटेड पढ़ते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। स्टैटिक में अगर 50 से 55 क्वेश्चन के बीच में आ रहे हैं और जो क्वेश्चन बुक से आ रहे हैं वो क्वेश्चन इंश्योर करना है कि वो गलत ना हो जाए, बिकॉज बाकी क्वेश्चन ऐसे भी हम गेस वर्क में जाएंगे या बाकी क्वेश्चन ऐसे भी हमें लॉजिक लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टैटिक सोर्स से आ रहे हैं, उसको गलत नहीं कर सकते हम, और वो तभी होगा जब हम बार बार रिवाइज करेंगे चीजों को। टू एन एक्सटेंड आई हैव सीन माय एस्पिरेंट्स, माय स्टूडेंट्स इवन रिमेंबरिंग द पेज नंबर ऑफ द बुक या विच साइड ऑफ द पेज वाज देयर जिसपे ये इन्फॉर्मेशन लिखी है, राइट। ये बार बार रिवाइज करके, शायद आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा अपने स्कूल कॉलेज में कभी ना कभी, कि इतना पढ़ लेते हैं उन चीजों को कि हमें रट जाता है, खासकर अगर हम अपनी हैंडराइटिंग में लिखते हैं कि हाँ यार ये मैंने रजिस्टर में कहीं लेफ्ट पेज पे फुटर में या हेडर में लिखा हुआ है। आई एम श्योर एवरी वन ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस। देन मेंटेनिंग अ गुड बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ना ही स्टैटिक को इग्नोर करना है दोस्तों, और सीसैट को इग्नोर करना है, और ना ही करंट अफेयर्स को इग्नोर करना है। एक फाइन बैलेंस बना के चलना है जिसमें स्टैटिक पहले कमांड बनानी है, उसके बाद उसके बाद करंट अफेयर्स पे फोकस रखना है इन पैरेलल, बट हमें सीसैट साथ साथ करते रहना है। सीसैट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। सीसैट का टारगेट हमारा 66 का नहीं होना चाहिए, सीसैट का टारगेट हमारा कम से कम 90 प्लस मार्क्स का होना चाहिए, सो दैट हम डिली डैली नहीं करेंगे रिजल्ट आने तक कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा। कंसिस्टेंसी इज द की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हर एक चीज आपको हर एक दिन करनी, हर एक चीज मतलब ये प्रिपरेशन आपको हर एक दिन करनी है, रेगुलर बेसिस पे करनी है। अ लॉट ऑफ यू व्हाट यू डू इज, आप 2 दिन तो बहुत जोश में पढ़ते हैं कि आज तो फोड़ देंगे, 12 घंटे पढ़ लेंगे, 14 घंटे पढ़ लेंगे, और फिर अगले 5 दिन गिव अप मार देते हैं, या 2-3 घंटे नाम के लिए पढ़ते हैं। हम लिमिटेड टाइम के लिए पढ़ें, हम 8 से 9 घंटा पढ़ें, जो एक वर्क टाइम होता है किसी भी वर्किंग प्रोफेशनल का भी। अगर आप नौकरी कर रहे होते, तैयारी ना कर रहे होते, 8.5 घंटे ऑफिस जाना पड़ता। ये आपका काम है दोस्तों, राइट। तो 8.5 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे अगर आप पढ़ सकते हैं रेगुलर बेसिस पे, कंसिस्टेंटली पढ़ सकते हैं, ऑब्वियसली विद रीजनेबल ब्रेक्स, ठीक है। आप 10 दिन में 1 दिन का ब्रेक ले सकते हैं, 9 दिन पढ़िए, 1 दिन ब्रेक लीजिए, 9 दिन पढ़िए, 1 दिन ब्रेक लीजिए।
राइट? तो इस तरह अगर आप कंसिस्टेंटली पढ़ते हैं, यू गेट इनफ एंड मोर टाइम टू रिवाइज थिंग्स, टू फिनिश थिंग्स, टू प्रैक्टिस अ लॉट, टू एनालाइज एंड देन फिक्स योर मिस्टेक्स आल्सो. So consistency is the key, and everybody who have cleared these exam have been consistent through and through their preparation. ना ही वो किसी भी दिन ओवरडू करते हैं, ना ही वो किसी दिन अंडरडू करते हैं चीजों को, राइट? दैट इज टू इंश्योर दैट. देन कम्स अ रोबस्ट रिविजन प्लान. रिविजन की इंपॉर्टेंस आई डोंट थिंक मैं ओवर एम्फसाइज कर सकता हूं इस प्रिपरेशन, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस. दोस्तों, हर एक चीज याद होनी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? लोग कहते हैं ये एग्जाम रट के नहीं निकल सकता. गलत कहते हैं मेरे हिसाब से. आपको रटना है, यस, बट समझ के रटना है. ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली रट लेना है. आपको पहले चीजें समझनी है बहुत जरूरी, उसके बाद आपको रटनी है, राइट? ओनली व्हेन यू डू दिस आप बहुत क्लैरिटी के साथ एग्जाम में ऑप्शंस को सही तरीके से मार्क कर सकते हैं. देन कंटिन्यूस सेल्फ असेसमेंट, एज आई वाज सेइंग, टेस्ट का यूज करते हैं जो लोग क्लियर करते हैं टू अंडरस्टैंड देयर वीकनेस, देयर वीक पॉइंट्स, एंड देन स्ट्रेंथन देम आफ्टर द टेस्ट. टेस्ट देना सिर्फ एक स्टेप है, सॉल्यूशन याद कर लेना सिर्फ एक स्टेप है. मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है अपनी वीकनेस पकड़ना, उसको फिक्स करना बाय गोइंग टू बैक टू द बेसिक्स एंड मेकिंग श्योर नेक्स्ट टाइम उन एरियाज से मेरे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे. एंड फाइनली, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट. देयर इज नथिंग टू से देयर. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको आपकी नॉलेज फाइन ट्यून होती हुई दिखेगी. दैट बिकम्स एसेंशियल. So keeping all this in mind, we have designed a program which will ensure that you are reading the right sources in the first place. We are practicing every day, revising every subject at least 3 to 4 times, focusing on current affairs, focusing on CSAT in the most balanced manner, and ensuring that after every test, your test is analyzed so as to improve your performance over the next test. And we are calling the program the coach program for prelims. So first of all, let's understand what is the right time to start this preparation. Is today the right time to start this preparation, or maybe a month later or 2 months later? Again, there are too many things about it, right? So let me divide the kind of aspirants you are into 3 categories. अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं या पहली बार फाउंडेशन कर रहे हैं, आई एम सॉरी, अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं या अभी तक भी फाउंडेशन में हैं, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अभी जनवरी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करें, जैन फर्स्ट वीक से. ओके, वी नीड अ गुड 140-150 days to ensure that everything is covered at least 3-4 times, and we are ensuring that CSAT भी टाइमली चल रहा है मेरा, और हमारा करंट अफेयर्स भी टाइमली चल रहा है. दिस विल मेक श्योर कि हम अननेसेसरी स्ट्रेस ना फेस करें इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, राइट? और अभी से हम थोड़ा थोड़ा प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट करें. Then there are people who have cleared the exam once or maybe never cleared the prelims and they have been preparing for 3-4 years. For them also it is important हम January से ही preparation start करें, because you cannot be confident or overconfident for any reason कि यार इस बार prelims भी उतनी आसानी से निकल जाएगा जितनी बार शायद पिछली बार निकला था, या अगर 2-3 बार से नहीं निकला है तो वैसे भी कोई रीजन नहीं है ये सोचने का कि मैं मार्च में तैयारी स्टार्ट करूं या फेब में तैयारी स्टार्ट करूं तो भी मेरा prelims निकल जाए. इट इज एसेंशियल दिस टाइम एटलीस्ट टू इंश्योर कि यार इस बार मेंस तो लिखना ही है, राइट? एंड प्लीज अंडरस्टैंड पीपल, मेंस की प्रिपरेशन के लिए फिर से 90 डेज मिलेंगे जून जुलाई अगस्त में, बट प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए यही 4-5 मंथ्स बचेंगे. So it is very important that we start our preparation now. By starting early, the important point is that we get enough leeway to understand our mistakes, to fix them, to revise things multiple times, and most importantly, to manage pressure properly. सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है मार्च में स्टार्ट करना, फेब में स्टार्ट करने की, कि हम प्रेशर मैनेज नहीं कर पाते हैं, जो इमीडिएटली अप्रैल में प्रेशर आ जाता है कि यार एग्जाम आने वाला है और सब कुछ बचा है मेरा, राइट? देन कम्स द थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जो मोर देन वंस प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं रेगुलर बेसिस पे. सो नाउ दीज पीपल आर द वंस हु कैन टेक अ लिटिल मोर लीव राइट नाउ, बिकॉज दे हैव प्रोबेबली अंडरस्टूड हाउ टू क्लियर प्रीलिम्स एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट दे हैव टू फोकस ऑन टू मेक श्योर दैट प्रीलिम्स को आराम से क्लियर कर पा रहे हैं. So for these guys, they can still start in Feb or March, right? You will also find some people जो अप्रैल में पढ़ के भी निकाल देते हैं. वो इसलिए नहीं क्योंकि उनको कुछ अलग पता है, वो इसलिए बिकॉज वो उस वाली वो जो बेसिक मेहनत है वो कर चुके हैं, राइट? और अब उस मेहनत पे वो इतना कमांड बना चुके हैं कि थोड़े टाइम में भी रिवाइज करके दे कम बैक टू दैट लेवल. ठीक है, तो इस वजह से दीज गाइज कैन स्टिल टेक सम टाइम. बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा, तो आई विल स्टिल से कि और कुछ नहीं तो कम से कम 4 hours a day स्टार्टिंग जनवरी ओनली आप एक एक सब्जेक्ट धीरे धीरे करने लगे, राइट? सो दिस इज द पॉइंट. सो हाउ डज टीसीपी हेल्प? द टीसीपी फैक्टर, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप इज टू एंश्योर यू हैव अ डेली प्लान व्हिच इज स्ट्रेटेजिकली डिजाइन टू एंश्योर कि आपका सब कुछ टाइमली खत्म हो और आप कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर पाए.
For example, a sample plan would look like this, wherein the start date, for example, is immediately after Christmas. 26 December को हमने start किया. The first plan will be for 7 days and it will end on 2nd January. दिन को हमने 3 slot में divide किया है, keeping in mind different set of aspirants. First slot is expected time is 4 to 5 hours, जिसमें हम आपको daily target provide करेंगे static subject का. For example, इसमें लक्ष्मीकांत हम पढ़ रहे हैं, right? R1 is M Lakshmikant for polity. So R1 के chapter 1, 2, 3 आपको day 1 को पढ़ने हैं. Chapter 4, 5, 6 आपको day 2 पे पढ़ने हैं, so on and so forth. This granular plan is going to help you track your performance. Daily आप कितना पढ़ रहे हैं, track your output, and it will also ensure कि आप divert नहीं हो रहे, कि यार at least इतना bare minimum मुझे पढ़ना है. If you have extra time, then you study more. Otherwise, you focus on this part. Then slot 2 is for CSAT and your current affairs. Alternate day हम CSAT current affairs beginning से start करेंगे. Slot 3 has been kept empty in this sample plan. ये डिजाइन होगा इंडिविजुअल एस्पिरेंट्स की नीड के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर एन एस्पिरेंट जिसको मेंस की प्रिपरेशन करनी है अभी, बिकॉज आप प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट हैं, निकाल चुके हैं 1-2 बार, तो हमने ये स्लॉट खाली छोड़ा हुआ है जिसमें आप प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं, मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं. बट अगर आप फर्स्ट टाइमर है या आपका प्रीलिम्स हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, तो इसको हम प्रीलिम्स के पर्पस के लिए ही यूटिलाइज करेंगे, जिसमें हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे. राइट नाउ यू ऑल्सो सी हियर, दिस इज नॉट जस्ट रीडिंग. एवरी 7 डेज में से आपको पहले 6 दिन पढ़ने के हैं और डे 7 आपका हमेशा रिवीजन के लिए रहेगा. दिस प्लान इंश्योर्स आप मल्टीपल रिवीजन कर रहे हैं, आप रेगुलर बेसिस पे साइक्लिकल फॉर्मेट में रिवाइज कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा कि पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ तो ली बट एक बार भी शुरू के चैप्टर रिवाइज नहीं हुए, एंड दैट विल मीन्स कि बाय द टाइम वी आर फिनिशिंग द बुक शुरू के चैप्टर्स भूलने चालू हो गए. वो हमें नहीं करना है. दिस प्लान इंश्योर्स दैट एज वेल. और अगेन, यू आर ह्यूमन, सो वी ऑल्सो गिव यू अ ब्रेक एवरी 7 days, ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा रिजुविनेट कर लें. Sometimes this break day can also be used as a catch-up day. शायद कुछ आपका मिसिंग है, कुछ आपने कम किया है, तो कहीं ना कहीं एक बफर डे मिल जाता है कैचअप करने के लिए, ताकि प्रेशर ना बने कि यार मेरा पीछे चल गया हूँ, पीछे हो रहा हूँ, so on and so forth. Also, then next schedule comes, wherein आप देखेंगे there is a polity practice test. जैसे ही एक सब्जेक्ट आधा कंप्लीट हो जाता है, we take a practice test to ensure and to see कि आपको कितना याद है. This will also force you to फेस रियलिटी कि यार जो पढ़ा है ना पिछले 8 दिन में, वो सही से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. नहीं पढ़ा है तो कम से कम हम सिर्फ 8 ही दिन के बाद कोर्स करेक्शन करना चालू कर देंगे और हम एक सरप्राइज का वेट नहीं करेंगे टिल द एंड ऑफ लक्ष्मीकांत. वो टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा. यहाँ पे अगर 7-8 दिन हमें थोड़े से ऊपर नीचे हो भी गए तो ज्यादा लॉस नहीं हुआ, एंड वी आर एबल टू फिक्स द प्रॉब्लम्स एंड वी आर एबल टू बिकम मोर सिंसियर एंड मोर सीरियस गोइंग फॉरवर्ड. ठीक है, इसको इंश्योर कर सकते हैं अपन. So this way we move forward. But important and a very interesting thing here is that this is not just about reading, but you have to solve MCQ also every single day. आपको हम chapter wise MCQ provide करके देंगे, right? It will be in the form of practice sheet, wherein you see हर chapter के corresponding हम आपको MCQ provide करेंगे, right? Every day whenever you're reading, what we expect is कि आप next day उसको सुबह सुबह एक बार quickly revise करें, and then जो MCQ practice sheet मिली है, you try to solve them to see if you remember something or not, or if you are able to understand how to apply the knowledge that you have gained in the previous day. ये एक टेस्ट नहीं है दोस्तों, ये सिर्फ एक प्रैक्टिस है और सेल्फ असेसमेंट कि मुझे याद भी हो रहा है जो मैंने कल पढ़ा है, या मुझे कुछ समझ भी आ रहा है, मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ लॉजिक या नहीं कर पा रहा हूँ. ये टेस्ट आप मेंटर के साथ कंटिन्यूसली डिस्कस कर सकते हैं. सॉरी, ये प्रैक्टिस शीट आप मेंटर के साथ कंटिन्यूसली डिस्कस कर सकते हैं कि सर पढ़ने के बाद भी ये गलतियां हो रही हैं, इसके लिए क्या करूं. मेंटर विल बी कॉन्स्टेंटली अवेलेबल फॉर यू सो दैट यू आर एबल टू फिक्स दीज प्रॉब्लम्स, और जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करेंगे ये प्रैक्टिस शीट में गलतियां आपकी कम होती चली जाएगी, राइट? एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस इन योर टेस्ट ऑल्सो. देन रिविजन, एज आई सेड, रिविजन को मैं कभी भी, मुझे नहीं लगता कि मैं ओवर एम्फसाइज कर सकता हूं, रिवीजन इतना इंपॉर्टेंट है इसके लिए. सो वी हैव scientifically designed revision plan in the entire strategy plan that is defined for you, and we follow the 7-30-60 day strategy. What do I mean by that? Once again, if you see the plan, जो आपने पहले 6 दिन पढ़ा है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7th डे रिवाइज करने वाले हैं हर एक चीज. एंड नाउ फॉर एग्जांपल लेट्स से पॉलिटी स्टार्ट करी हमने 26 दिसंबर को, एंड मे बी पॉलिटी इज एंडिंग ऑन जनवरी 20th. तो पहले तो 20 जनवरी के बाद क्विकली आपको 3 से 4 दिन रिवीजन के लिए मिलेंगे ताकि आप उसको कंसोलिडेट कर पाएं, एंड देन वी टेक अ टेस्ट L1. आई विल कम टू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टेस्ट आल्सो. नाउ आफ्टर January 20th, exactly 30 months from January 20th, the polity revision will come back,
right? A 5-day slot will come back wherein you will revise the polity one more time, so that you because this is the time when you start forgetting जो हमने पिछले महीने पढ़ा था. So this will reinforce all the concepts, all the topics in your mind, and you will remember it better. तो हर रिवीजन के बाद एक टेस्ट भी होगा to ensure that you are actually revising. नहीं तो पकड़े जाओगे कि यार रिवाइज करने का टाइम तो मिला था, रिवाइज नहीं किया, टाइम खराब कर दिया कहीं. एंड देन आफ्टर अ मंथ अगेन, मतलब 60 डेज पे फिर से पॉलिटी का रिवीजन आएगा और फिर से आप एक टेस्ट देंगे, राइट? वी डू नॉट एंड हियर. देयर विल बी फर्दर रिवीजंस फॉलोड बाय FLT बेस्ड रिवीजंस. इसके बाद क्योंकि हम बैक टू बैक FLT करने वाले हैं, we have to keep revising all the subjects, right, for every set of FLTs that we have divided into sections. ठीक है, that's the idea. Then next comes the test analysis. जो हम L1, L2, L3 टेस्ट ले रहे हैं उसका एक पर्पस है, right? We have a test plan strategy in a manner and the test analysis in a manner that it is truly diagnostic. एक 3 पेजर रिपोर्ट बनती है दोस्तों, जिसमें हम आपको पिन पॉइंट करके बताते हैं कि वेयर इज इट दैट यू आर लैकिंग. वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू कि पॉलिटी वीक है आपका, जाइए पॉलिटी रिवाइज करके आइए, बिकॉज ऐसे में अक्सर क्या करते हैं हम वो सब्जेक्ट वो टॉपिक्स ही रिवाइज करते हैं जो हमें अच्छे लगते हैं या जिसमें हम स्ट्रांग होते हैं. जो हमें बोरिंग लगते हैं, जो हमारे वीक एरियाज होते हैं, वो हम अक्सर रिविजन में भी छोड़ देते हैं. बट आर टेस्ट एनालिसिस, आर टेस्ट रिपोर्ट इज गोइंग टू स्पेसिफिकली टेल यू कि आपका पॉलिटी में क्या वीक है. अगर फॉर एग्जाम्पल इस स्टूडेंट का 16 क्वेश्चंस पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमेटी के थे, उसमें से 8 क्वेश्चंस गलत हो गए, राइट? सो इट इज हाईलाइटिंग दैट पार्लियामेंट वाला चैप्टर, पार्लियामेंट्री कमेटी वाला एरिया इस स्टूडेंट का वीक है. देन फंडामेंटल राइट्स में आउट ऑफ 13, 5 क्वेश्चंस शी कुड नॉट डू. अगेन इट्स अ प्रॉब्लम. तो दिस हाइलाइट्स, दिस रेड फ्लैग्स द एरियाज जो आपके वीक हैं. एंड आप जब रिवीजन करते हैं तो आवर मेंटर विल इंश्योर दैट यू आर रिवाइजिंग दीज एरियाज फर्स्ट, सो दैट नेक्स्ट टेस्ट में जो सेम रिपोर्ट बनेगी L2, राइट, आपके ये चेक किए जाएंगे जो एरियाज पिछली बार वीक थे, क्या वो फिक्स हुए या नहीं हुए. अगर नहीं हुए तो क्या प्रॉब्लम है, व्हाट नीड्स टू बी डन टू फिक्स देम, और अगर हो गए तो कहीं कोई नई प्रॉब्लम तो क्रॉप अप नहीं हो गई है. इज देयर एनी अदर एरिया दैट हैज क्रॉप्ड अप जो शायद पिछली बार गलती नहीं हुई थी, राइट? एंड वी डू नॉट स्टॉप जस्ट देयर. एक बार हम और टेस्ट लेते हैं L3 टू एंश्योर दैट लास्ट टाइम वाला फ्लूक था या एक्चुअली में आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो गई. ठीक है. दिस रिपोर्ट ऑल्सो हेल्प्स अस अंडरस्टैंड आपने कौन सा एरिया सुपरफिशियली पढ़ा है, इन डेप्थ नहीं पढ़ा है, या आप किस एरिया में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं या सिली मिस्टेक्स करने लगे हैं. यस, दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिपोर्ट. इट्स अ 3 पेजर रिपोर्ट. आपको सिर्फ मैं एक फ्रंट सैंपल दिखा रहा हूं. नाउ for the same student, you will see that in the first polity test she has scored 58% marks, right? But using the analysis that we help her do, right, आप देखेंगे सेम स्टूडेंट, डिफरेंट टेस्ट, 58% से मार्क्स 71%, 71% से मार्क्स 91% इन पॉलिटी. पॉलिटी इतनी स्ट्रेंथन हो जाती है या कोई भी सब्जेक्ट इतना स्ट्रेंथन हो जाता है बेस्ड ऑन, इफ यू कैन सी ओवर हियर, barely 1 or 0 questions are wrong in every single area because of our focused approach, area based approach. एक सब्जेक्ट नहीं, माइक्रो लेवल पे चीजें फिक्स करनी है, एंड दैट हेल्प्स यू इंप्रूव, राइट? दिस इज द आइडिया. देन नेक्स्ट, we are not just focusing on static. As I said, there has to be a fine balance that has to be created between static, CSAT and current affairs. So in that pursuit, comprehensive CSAT classes has been added in TCP prelims, importantly because our focus is mostly on people who fear maths. For our classes, zero maths background is needed. Our approach is solving questions using logic rather than maths formulas, because people, this is not a maths test, it's an aptitude test. आपका aptitude build करने पे focus होगा. We take 30 odd classes in which we cover RCs, we cover reasoning, we cover quant, right? In class, you are going to solve more than 600 questions, and along with that, we are going to give you home practice sheets which will cover more than 900 questions. तो इन टोटल 1500 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस शीट्स में सॉल्व करेंगे, एंड उसके अलावा हम 10 टेस्ट सॉल्व करेंगे which will be focused on certain sections as well, and there will be full length as well, full length test as well. The focus here is to make sure that you are scoring 90 plus marks with least possible troubles, and the focus here is also to quell your fear of maths that you have inculcated and developed over a long period of time, क्योंकि ये मैथ्स का टेस्ट है नहीं दोस्तों. ठीक है. Then we also are mindful कि करंट अफेयर्स को किस तरह थॉरली कवर करना है.
So in this, we are going to give you comprehensive current affairs classes, which will cover the Hindu, PIB, and Indian Express in a manner कि उसमें से जितने questions आने हैं ज़्यादा से ज़्यादा hit हो सके. ठीक है? 22 classes, which will cover economic survey budget, which will cover all the current affairs for environment, which will cover all the current affairs of science and technology, and also it will ensure that mapping is done. We are going to give you dedicated class for mapping and IR, covering everything that is required for this year's prelims. We do not stop here. After having revised 3 times, 4 times through your scheduled plan, in the month of March, April, we will also ensure that you get live revision classes, right? For one last quick revision before the exam, जिसमें अगर आपका कोई भी area weak रह जाता है, just in case, after doing everything, we will make sure कि March, April में वो area भी finally fix हो जाए. And you are war ready, you are exam ready. अब आपके कोई एग्जाम ले ले तो उसके बाद वी विल इंश्योर कि आपकी कोई क्वेश्चंस जो गलत नहीं होने चाहिए, अवॉइडेबल मिस्टेक्स सो कॉल्ड, वो गलत ना हो. एंड फाइनली, our team of mentors are going to help you through the entire process every day, day in, day out. Right? Every mentor of ours here have written mains 3 to 4 times and have even appeared in interview a couple of times at least, including myself. And these guys are available 24/7 for your service, 24/7 to ensure that you are on track to clear prelims, to ensure that you are finishing your targets, you are solving problems properly, you are fixing your mistakes, you are fixing your weakness, and becoming exam ready on May 25th this year. This program comes with unlimited mentor support. This program comes with a designated plan for individual aspirants. This program is customizable for individual aspirants in a manner कि अगर आप कोई सब्जेक्ट में अच्छे हैं, आप उसको जल्दी कर रहे हैं, तो आपको हम स्लो डाउन नहीं करेंगे बाकी एस्पिरेंट्स के लिए. और अगर आप एट द सेम टाइम, फॉर एग्जांपल, लेट्स से 7 डेज का काम आपने 5 दिन में खत्म किया, तो यू गेट टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट टारगेट ऑन डे 6 itself and not on day 8. Similarly, अगर आप किसी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, so the mentors will be available all the time to help you understand that subject. They will not rush you through unnecessarily, and even if you are taking 2, 3, 4 extra days to finish the 7-day task, they will help you finish that, and then they will reschedule your upcoming targets accordingly. So this program is designed around the needs of an aspirant. This program is designed keeping in mind all the mistakes that generally aspirants tends to do that stops them from clearing prelims. And I hope this program helps you clear this prelims this year itself. Thank you very much. I was Anupam. Please feel free to get in touch if you want to know further details about the program.